तो चलो भाई, आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। आज की क्लास पिछले क्लास से लिंक्ड है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें नए भी आए हैं और उन स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी क्लासेस अभी तक मूल कॉन्सेप्ट का हुआ है वो हमारे ऐप पर सारा ही अपलोडेड है। आप उसको बढ़िया से देख लेंगे और फिर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो डेंसिटी के कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने समझा था उसको 2 मिनट में रिवाइज करेंगे और फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। टाइम से आया करें आप लोग ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक बार मैं क्लास शुरू कर दूंगा तो फिर मैं बीच में जब ब्रेक लूंगा तभी मैं आपको ऐड कर पाऊंगा, फिर उतना देर आपका क्लास मिस करेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डेंसिटी। देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। डेंसिटी में सबसे पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी पढ़ा था। ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी कहो या एब्सोल्यूट डेंसिटी कहो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो डेंसिटी का फार्मूला था ऊपर में मास और डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो इसको हम लोग सिंपली डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ग्राम पर ml में दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, बस स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना उसका कोई यूनिट नहीं होता। और फिर गैस की डेंसिटी पढ़ा जो न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है। पहले उसका हम फार्मूला लिख रहे हैं। गैस के लिए कौन सा गैस? फॉराइडियल गैस। फॉराइडियल गैस कोई भी गैस कहे हम मानेंगे कि आइडियल गैस है बाय डिफॉल्ट। गैस के बारे में जानकारी नहीं दिया, सिर्फ कह दिया कि ये गैस है। कोई भी गैस CO2, N2, हीलियम, तो हम मानेंगे कि वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस के लिए एक फार्मूला होता है डेंसिटी के लिए, PM = DRT। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है PM = DRT, यानी बेसिकली डेंसिटी = PM/RT। ये फार्मूला है। जहां पर कि यूनिट गड़बड़ हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। ये जो प्रेशर है, P मतलब प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। ये जो मोलर मास है वो तो ग्राम पर मोल में होता ही होता है। ये जो डेंसिटी है इसका आंसर यदि आपने कैलकुलेट किया तो आएगा ग्राम पर लीटर में। ये जो R का वैल्यू है होना चाहिए 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। तो यूनिट जो हम बता रहे हैं उसी यूनिट में आपको वैल्यू को पुट करना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो ये एक फार्मूला था और इस फार्मूला को बढ़िया से याद कर लेना है। इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब क्या? दो गैस है और दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है और दोनों के लिए प्रेशर सेम है। इसका अर्थ यह हुआ यानी T का वैल्यू कांस्टेंट और P का वैल्यू कांस्टेंट, तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ T एंड P कहते हैं। यानी T का वैल्यू कांस्टेंट हो और P का वैल्यू भी कांस्टेंट हो तो हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे केस में जो डेंसिटी है P कांस्टेंट T कांस्टेंट, तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है कि नहीं। यानी दो गैस है जिसका कि डेंसिटी D2 और D1 हमने लिख दिया, ये पहले गैस का, ये दूसरे गैस का। तो डेंसिटी का रेशियो उन गैस के मोलर मास के रेशियो के बराबर होगा, M2/M1 के बराबर होगा। कब? जबकि दोनों गैस का टेम्परेचर सेम होगा और प्रेशर भी सेम ही होगा। तो इसको कहते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा वेपर डेंसिटी का। ये वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का ही एक प्रकार है। वेपर डेंसिटी इज ए टाइप ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, जिसमें कि वेपर डेंसिटी के लिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। आज डेरिवेशन में नहीं जा रहे, वो तो मैंने बढ़िया से सिखा दिया। वेपर डेंसिटी के लिए एक फार्मूला आ गया VD, वेपर डेंसिटी। क्या भाई?
तो मोलर मास डिवाइड बाई 2, गैस का मोलर मास डिवाइड बाई 2 वेपर डेंसिटी का वैल्यू आ जाता है। वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैस। तो इतना फार्मूला लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और इस पर हम लोग कुछ आज न्यूमेरिकल करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है फार्मूला का तो आप ले सकते हैं। तो चलो भाई, यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट डेंसिटी, यूनिट दे देता है क्वेश्चन में इन ग्राम पर एम एल, यानी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है जिसका यूनिट होगा ग्राम पर एम एल ऑफ O2 गैस। गैस दे दिया O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मेंशन कर दिया एंड 1 atm प्रेशर। यानी बेसिकली O2 गैस का डेंसिटी आपको ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करना है, जिसके लिए टेम्परेचर दे दिया और प्रेशर का वैल्यू दे दिया 1 एटमॉस्फेयर। तो जैसे ही कोई गैस रहा, मानेंगे कि आइडियल गैस है बाय डिफॉल्ट, और गैस के लिए फार्मूला Pm इक्वल टू DRT, Pm इक्वल टू DRT तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। Pm इक्वल टू DRT यानी D इक्वल टू PM अपॉन RT। प्रेशर किस में होना चाहिए? एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ही दिया। मोलर मास किसका? O2 का, तो O2 का मोलर मास यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मास 16 दूना 32 ग्राम पर मोल, यानी बेसिकली O2 का जो मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करेंगे वही उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी मोलर मास होगा। 16 दूना 32, बहुत बार कैलकुलेट किए हैं, ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है। यानी मोलर मास 32 ग्राम पर मोल डिवाइड बाई आर का वैल्यू क्या सिखाया था? 0.0821, 0.0821। एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। टेम्परेचर किसमें दिया? टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का वैल्यू हमें केल्विन में चाहिए। इस टेम्परेचर को हमें केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जोड़ना पड़ता है 273, यानी कितना केल्विन? 300 केल्विन। तो डिवाइड कर देंगे 300 से, ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेंसिटी का, किसमें? ग्राम पर लीटर में। ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। सॉल्व करके जो भी आएगा आप उस आंसर को लिख देंगे, है कि नहीं? आजकल इसी फॉर्मेट में भी आंसर भी देता है। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं भाई। ये 32 हो गया, डेसिमल हटाओगे तो उसके जगह पर 1 आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड डिवाइड बाई 300 एंड डिवाइड बाई 821, डेसिमल इसका हटा दिया। अब ये कैंसिल कर सकते हो, यानी बेसिकली इसको और भी आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ 32 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 821। कैलकुलेट करके जो आएगा वही आंसर ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। यानी बेसिकली कोई भी एक गैस है तो उस फार्मूले में Pm इक्वल टू RT डेंसिटी का वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आपके पास डेंसिटी का मिल जाएगा। यूनिट जो आएगा डेंसिटी का ग्राम पर लीटर में हो, इसके लिए क्या करना है? प्रेशर एटमॉस्फेयर में, मोलर मास जो होता है ग्राम पर मोल में, R का वैल्यू 0.0821 एंड टेम्परेचर सारे फार्मूला में केल्विन में पुट करना है। तो आपका आंसर डेंसिटी का ग्राम पर, सॉरी किस में पूछा? पर ml,
पर एमएल में पूछा, लेकिन आपने जो सीखा है, जो फार्मूला से डेंसिटी आता है वो ग्राम पर लीटर में आता है। अब क्या करोगे? कन्वर्जन क्या सिखाया था? अगर ग्राम पर लीटर में पूछता तो ये आंसर होता, लेकिन पूछा ग्राम पर एमएल में। अब कन्वर्जन भी लास्ट क्लास में सिखाया था बच्चे कि अगर आपके पास 1 ग्राम पर एमएल है या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब का हो या ग्राम पर लीटर का हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी ग्राम पर लीटर को ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि डेंसिटी का वैल्यू क्या करोगे? 32 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 821। ये किसमें है? ग्राम पर लीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? ग्राम पर एमएल में। क्वेश्चन ने पूछ दिया है ग्राम पर एमएल में, तो ग्राम पर एमएल के लिए आपको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर ग्राम पर लीटर में पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन पूछा ग्राम पर एमएल में। अब इसको हम लोग सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो जो भी आंसर आएगा 32 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 821 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10, ये जो आंसर आ जाएगा किस में आ जाएगा? ग्राम पर एमएल या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राम पर लीटर में। आंसर आएगा जिस तरीके से हमने सिखाया ग्राम पर लीटर में, और बाद में जिस यूनिट में पूछता है उस यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन के हिसाब से ये सिखाया है कि 1 ग्राम पर एमएल या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोनों बराबर होता है, और 1 ग्राम पर एमएल में 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। केजी पर मीटर क्यूब का हो या ग्राम पर लीटर का हो, दोनों बराबर। इसको हम लोग केजी पर मीटर भी क्यूब भी कह सकते हैं। केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर लीटर दोनों सेम, और 1 ग्राम पर एमएल में 1000 केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर लीटर होता है। यानी कि अगर आंसर ग्राम पर लीटर में है और ग्राम पर एमएल में चाहिए तो उसको 1000 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ग्राम पर लीटर में आया, 1000 से डिवाइड कर दिया, जो भी आया वो आपका ग्राम पर एमएल में आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जिसको डाउट है वह हाथ खड़ा करो बच्चे। इस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट है तो हैंड रेज करो। अनम्यूट करके बोलो प्रशांत, क्वेश्चन बोलो। प्रशांत डाउट है? कोई डाउट है बेटा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कन्वर्जन यूनिट के लिए लास्ट वाला लेक्चर देख लेना। तुमने आज ही ज्वाइन किया है ना, तो कन्वर्जन वाला हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उस लेक्चर को देख लोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा, है ना? कन्वर्जन हमने लिखवाया हुआ तो उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। सर हेलो। हाँ बोलो सर, बोलिए आइडियल गैस इक्वेशन को भी एक बार फिर से बता दी। आइडियल गैस इक्वेशन ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आइडियल गैस के लिए सब थ्योरी पढ़ा चुका हूँ बेटा। तुम आज आए हो तो शुरुआत से शुरू नहीं कर सकते ना, इसके लिए मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। जितने भी लेक्चर हो चुके हैं उन लेक्चर को पढ़ोगे तब आगे की बात आपको समझ में आएगी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है सर, ओके थैंक। देखो भाई, जो नया बच्चा आया है और पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है, इसके पहले तो मैं बहुत सारा लेक्चर ले चुका हूँ। क्या करोगे, क्या उपाय है? तो जितना भी लेक्चर मैंने पढ़ाया है सब अपलोडेड है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, सीधे न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा। इसके पहले मैंने डेंसिटी का पूरा एक क्लास लिया है, ये फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, तो फिर से डिराइव करेंगे। 4 दिन बाद नया बच्चा आया, बोला फिर से डिराइव कीजिए, तब तो फिर सालों भर हम यही करते रह जाएंगे।
क्या करना है उसके लिए, जो भी बच्चे आते हैं तो कोई मिस नहीं किया, ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन है, तो जितने भी क्लासेस मैंने लिया है सब अपलोडेड है। अभी तो यूट्यूब पर भी है, आज तो यूट्यूब पर हम जा नहीं रहे, आज के बाद यूट्यूब पर हम लोग नहीं जाएंगे, कुछ लोग कुछ सर तो पहले से भी नहीं जा रहे। तो आलोक क्लासेस डाउनलोड किया है, प्रशांत मैंने तुमको ऐड कर लिया है, वहाँ से तुम सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं देखोगे, पूरा का पूरा लेक्चर देखोगे तो सब तुमको समझ में आ जाएगा। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज़ एकदम बिल्कुल नया नज़र आए, जो कि आएगा ही आएगा, अगर इसके पहले आपने क्लास नहीं किया है तो आप कुछ क्वेश्चन अभी नहीं पूछेंगे, आप तब पूछेंगे जबकि इसके पहले वाला सारा का सारा लेक्चर आप देख लेंगे, और पीछे वाला जब क्लियर हो जाए और यहाँ पर कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। डेंसिटी of O2 gas is 4 gram per liter. Calculate density of N2 gas at same टेम्परेचर मतलब T एंड P का मतलब प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे कहेगा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर N2 गैस का डेंसिटी आप कैलकुलेट कीजिए। यदि O2 गैस का डेंसिटी दिया है 4 ग्राम पर लीटर में, आंसर चारों ऑप्शन मान लो ग्राम पर लीटर में ही दिया हुआ है। कौन सा कॉन्सेप्ट क्या देखना है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या सिखाया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था कि डेंसिटी का जो रेशियो होगा, किसका किसका, दोनों गैस का, डेंसिटी N2 का और डेंसिटी O2 का, ये किसके बराबर होगा, उनके मोलर मास के रेशियो के बराबर। मोलर मास किसका, N2 एंड डिवाइड मोलर मास किसका, O2 का। अब ये मोलर मास N2 और O2 का आपको पता है, डेंसिटी O2 का दे दिया, डेंसिटी N2 का पता चल गया। यानी जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, क्वेश्चन से तुरंत आंसर हम ला सकते हैं। डेंसिटी N2 का कैलकुलेट करना है, O2 का दिया हुआ है 4 ग्राम पर लीटर, देखो ये ग्राम पर लीटर में है तो ये भी ग्राम पर लीटर में ही होगा। N2 का पूछता है, डेंसिटी N2 का पूछता है और O2 का दिया हुआ है 4 ग्राम पर लीटर। मोलर मास N2 का 28, 14 दूना 28 ग्राम पर मोल, और O2 का 16 दूना 32। कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और 8 चौका 32। तो डेंसिटी N2 का 4 उधर लेते जाओ, 7/8 गुने 4, 4 दूना 8, यानी बेसिकली 3.5, 7/2 क्या यूनिट आएगा, ग्राम पर लीटर। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, ग्राम पर लीटर। और आंसर ग्राम पर लीटर में ही ऑप्शन आपके पास दिया हुआ रहेगा। अगर ग्राम पर ml है ऑप्शन में तो कन्वर्जन सिखाया, ग्राम पर ml को अगर ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन अगर उल्टा करना है, ग्राम पर लीटर को ग्राम पर ml में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आंसर हो गया डेंसिटी N2 का ग्राम पर लीटर में 3.5 ग्राम पर लीटर। स्क्रीनशॉट लो इसका। जिसको डाउट है हाथ खड़ा करेगा बेटा। शिवली बोलो बेटा, अनम्यूट करो और बोलो, डॉट बोलो शिवली। कोई डाउट है, जिसको डाउट होगा सिर्फ वही हाथ खड़ा करेगा।
अभिषेक, यस सर, बोल रहे हैं कि ग्राम पर लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई न करेंगे, डिवाइड करेंगे। अरे 1 लीटर में कुछ ग्राम है तो 1 ml में कम ना होगा? लीटर बड़ा होता है, ml छोटा होता है कि नहीं? 1 लीटर में 3.5 ग्राम है तो 1 ml में ज़्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। कॉमन सेंस। यानी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ग्राम पर ml को ग्राम पर लीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अभिषेक हो गया। प्रिंस कुमार, प्रिंस बेटा बोलो, डॉट बोलो। D1 D2 दोनों में से किसी को ना मान सकते हैं सर। D1 ऊपर वाला, D2 ऊपर वाला को मान सकते हैं। अरे भैया कॉमन सेंस लगाएगा, जिसका ऊपर रखेगा मोलर मास उसके सामने रखेगा। अगर O2 रहेगा तो मोलर मास O2 का ऊपर रहेगा, N2 नीचे रहेगा तो मोलर मास N2 का नीचे रहेगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? यस सर, इधर देख, यस सर। x1 इजकल टू x2 इट इजकल टू y1 इजकल टू डिवाइड बाई y2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 अपॉन x1, ये भी उल्टा चला जाएगा y2 अपॉन y1। समझ बात आ गई ना? तो अगर हम O2 ऊपर रखना चाहेंगे तो मोलर मास O2 का ऊपर, N2 नीचे रखेंगे तो आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि आमने सामने। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा। पहले क्वेश्चन में डेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा, दूसरे क्वेश्चन में एक गैस का डेंसिटी दिया है और अंडर सिमिलर कंडीशन दूसरे गैस का डेंसिटी कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया। वेपर डेंसिटी पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। न्यूमेरिकल क्या ऐसे बताया था कि अगर कोई गैस है उसका वेपर डेंसिटी पूछे तो उसके मोलर मास से 2 से डिवाइड करते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय 2, वही उसका वेपर डेंसिटी हो जाता है। अब वेपर डेंसिटी पर एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें पीछे वाला भी कुछ कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, देखेगा बच्चा सब। एक गैसियस मिक्सचर, एक गैसियस मिक्सचर कंटेंस का मतलब उसमें मौजूद है हीलियम एंड CH4 इन 1:2 मास रेशियो। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, है कि नहीं? वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अब दिमाग लगाएंगे, यहां पर एक गैस नहीं है बल्कि 2 गैस है। अगर एक ही गैस का वेपर डेंसिटी पूछता तो उसके मोलर मास को 2 से डिवाइड करते तो तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी उसका मिल जाता। फार्मूला तुमको पता है, पहले सोचा, दिमाग में सोचा कि वेपर डेंसिटी का सर ने फार्मूला बताया था गैस का मोलर मास डिवाइड बाय 2, लेकिन ये तो सिंगल गैस था उसके लिए। अगर गैसियस मिक्सचर है तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल, गैसियस मिक्सचर है तो उस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। अगर गैसियस मिक्सचर है तो उस गैसियस मिक्सचर का एवरेज मोलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, तो वेपर डेंसिटी भी क्या आएगा? एवरेज आएगा। गैसियस मिक्सचर का मतलब एवरेज ही आएगा। मिक्सचर की बात करें तो एवरेज ही वैल्यू मिलती है। तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या? अगर मिक्सचर है तो पहले एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तो मॉलिक्यूलर वेट एवरेज वाला ऊपर डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वेपर डेंसिटी आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे कैलकुलेट करें बच्चे? तो 2 गैस है, मैं फिर से सिखा रहा हूं, सिखाया भी है पहले। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना टॉपिक ही था एक। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए कौन कौन गैस है? एक हीलियम है और दूसरा गैस कौन है? CH4। क्वेश्चन में कौन सा रेशियो दिया? मास का रेशियो, लेकिन फार्मूले में मोल का रेशियो चाहिए।
मोलर मास m से जिसको कहते हैं, हीलियम के लिए कितना 4, इसको क्या बोल देंगे m1। CH4 के लिए 12 और 4 16, इसको क्या कह दिया m2। शायद यही वाला हमने क्वेश्चन लिया था जिसमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करवाया था। आज आपको कैलकुलेट करना है मिक्सचर के लिए वेपर डेंसिटी। और क्या हमें चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए बेसिकली, मोल या मोल का परसेंटेज, मोल का रेशियो हमको चाहिए। हमारे पास डायरेक्टली मोल नहीं दिया बल्कि शुरुआत में दे दिया है मास। तो क्या करोगे, मास लिखोगे जो भी मास दिया, या मास का रेशियो अगर दिया तो मास का रेशियो, मास दिया तो मास, मास का रेशियो दिया तो मास का रेशियो लिख देते हैं। अब मास का रेशियो क्या दिया, मास का रेशियो दिया 1:2, अर्थात हीलियम का 1 ग्राम है तो CH4 का 2 ग्राम है, ऐसे मास का रेशियो दे दिया। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको मोल का रेशियो चाहिए। मोल कैसे निकालते हो, मास को मोलर मास से डिवाइड कर दें। तो 1 को डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, 2 को डिवाइड कर दिया किससे, मोलर मास 16 से। यही क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने करवाया था। यहां तक तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एवरेज मॉलिक्यूलर मास के लिए हमने एवरेज मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करना सिखा रहे थे तो यही वाला क्वेश्चन लिया था। याद आ भी रहा होगा। मोल मिल गया सबका, यानी ये हो गया 1/8। क्या करोगे, इस मोल का हमको रेशियो चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए ये 1/4, ये 1/8 है, ऐसा दोनों में मल्टीप्लाई करो कि एक सिंपलेस्ट इंटीजर मिल जाए, मिनिमम इंटीजर मिल जाए। तो इसके लिए क्या किया कि इसमें भी 8 से गुना कर दिया, इसको भी 8 से गुना कर दिया, तो 4 दूना 8 और ये हो गया 1, यानी 2:1। मोल का रेशियो होगा 2:1। इसको हमने कह दिया N1 और इसको कह दिया N2, है कि नहीं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए फार्मूला था, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए मैं फिर लिख रहा हूं, क्या फार्मूला, तो M1N1 प्लस M2N2 एंड डिवाइड बाई N1 प्लस N2, 2 गैस है। तो ये फार्मूला काफी डिटेल में पढ़े थे और ये न्यूमेरिकल भी किया था, बार बार मैं कह रहा हूं। M1N1 ये 4, N1 2, तो 4 दूना 8 प्लस M2 16, N2 1, तो 16 गुने 1 एंड डिवाइड बाई N1 प्लस N2, 2 और 1 3, 24/3, यानी कितना 8 के बराबर। यानी एवरेज मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे पास 8 आ गया, यानी एवरेज मोलर मास भी 8 ही होगा। लेकिन 8 के बाद क्या, ग्राम पर मोल। क्या पूछता है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी मिक्सचर का। वेपर डेंसिटी के लिए क्या फार्मूला, मोलर मास ऊपर में, गैस का मोलर मास ऊपर में, तो गैस नहीं बल्कि गैसियस मिक्सचर है। तो एवरेज जो मोलर मास आया, यही एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो आया उसको कह रहे हैं मोलर मास। ये मोलर मास किसका, एवरेज मोलर मास गैसियस मिक्सचर का हुआ। कितना आया, 8 ग्राम पर मोल। डिवाइड कर देना है किससे, 2 से, यानी 8/2 कितना हो गया, 4। वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी, रिलेटिव डेंसिटी इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये भी सिखाया था, कैसे नहीं होता वो सिखाया था लास्ट क्लास में। तो वेपर डेंसिटी 4 के बराबर आया। मैं फिर से सिखा रहा हूं, कभी भी गैसियस मिक्सचर दे तो उस गैसियस मिक्सचर का सबसे पहले क्या करो कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो। कहां से, अभी 2 क्लास पहले तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना गैसियस मिक्सचर का सिखाया था, वहां से। किस फार्मूले से, तो इस फार्मूले से M1N1 प्लस M2N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ये M1M2 क्या है, मोलर मास, और N1N2 क्या है, या तो मोल का रेशियो है, या तो मोल का परसेंटेज है, या तो डायरेक्ट मोल है। यानी मोल जिस रूप में भी हो, मोल का परसेंटेज तो मोल का परसेंटेज, मोल का रेशियो तो मोल का रेशियो, या एग्जैक्ट मोल तो एग्जैक्ट मोल ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में मास का रेशियो दिया तो मास का रेशियो दिया तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देना, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, तो मोल का रेशियो मिल गया। उस मोल के रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो। कभी भी रेशियो को सिंपलेस्ट करने से गुना भाग बड़ा आसान हो जाता है। 1/4 1/8 सिंपलेस्ट रेशियो में करने के लिए कुछ ऐसा इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि दोनों मिनिमम इंटीजर हो जाए। तो 1/4 1/8, इसको भी 8 से गुना कर दिया, इसको भी 8 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1, यानी 2:1। पहला हीलियम अगर 2 मोल है तो CH4 1 मोल है। मोल का रेशियो आ गया, बस मोल का रेशियो N1N2 के जगह पर पुट कर दिया और आपके पास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट मिला। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम मोलर मास गैसियस मिक्सचर का कह रहे हैं,
डिवाइड कर दिया 2 से, वेपर डेंसिटी का फार्मूला होता है मोलर मास डिवाइड बाई 2, तो आपके पास एवरेज वेपर डेंसिटी गैसियस मिक्सचर का मिल गया, या सीधे से कह सकते हैं वेपर डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सचर। एवरेज नहीं भी कहो तो भी मतलब वही होता है, मिक्सचर की बात करेंगे तो एवरेज ही मिलेगा। स्क्रीनशॉट लो। बोलो अभिषेक, डॉट बोलो। सर एवरेज मोलिकुलर मास ग्राम पर मोल होगा ना? हाँ होगा। तो यहाँ वेपर डेंसिटी यूनिट लेस है, इसीलिए सिर्फ 4 लिख देंगे। सुनो बेटा, लास्ट क्लास अटेंड किया था हैं? यस सर। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। यस सर। और नीचे जो 2 लिखते थे वो क्या था? यस सर। मोलर मास था किसका? H2 का। H2 का। तो क्या था वो? ग्राम पर मोल था, है कि नहीं? तो ग्राम पर मोल कैसे हो गया? क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल। हाँ ऐसे कर लेते हैं। ठीक सर। ओके सर। हाँ ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट पर कुछ न्यूमेरिकल किया डेंसिटी का। तो डेंसिटी का प्रयोग अब हमेशा आता रहेगा, डेंसिटी खत्म नहीं हो गया, ये टॉपिक खत्म नहीं हो गया। इस टॉपिक का यूज तो हर जगह है, डेंसिटी तो हर जगह आते रहता है, वेपर डेंसिटी भी हर जगह आते रहेगा। आगे अब जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ते रहेंगे उसमें डेंसिटी और वेपर डेंसिटी फ्रीक्वेंटली आता रहेगा, आप अब इससे बच नहीं सकते। तो ये हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन तो पूछते ही रहता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई, पहले लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले इसको डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या होता है? इन दिस फार्मूला atoms of elements present in a molecule are actual। एक्चुअल का मतलब वास्तविक। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब यह है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है और उसमें एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, एक मॉलिक्यूल में जितना एटम मौजूद होना चाहिए उतना ही एटम मौजूद रहता है। यानी एक्चुअल नंबर, एक्चुअल का मतलब क्या? वास्तविक। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल देखो बच्चे, फॉर एग्जांपल जैसे तुमने पढ़ा है बेंजीन
बेंजीन का एक मॉलिक्यूल को कैसे लिखते हैं, C6H6। तो बेंजीन का एक मॉलिक्यूल होगा तो उसमें कार्बन का 6 एटम होगा और हाइड्रोजन का 6 एटम ही होगा। यह मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट्स का प्रेजेंट है, ना तो कम ना तो ज्यादा। सिमिलरली ग्लूकोज C6H12O6, यानी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लेने पर कार्बन का 6 एटम होगा, हाइड्रोजन का 12 होगा और ऑक्सीजन का 6 होगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट का यदि प्रेजेंट है एक फार्मूले में तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी केमिकल फार्मूला आप जो पढ़ते थे वो बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला ही है कि नहीं। जैसे पढ़ते हो इथिलीन C2H4, तो इथिलीन में एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन का 4 ही एटम होगा, ना तो कम ना तो ज्यादा। तो एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यदि प्रेजेंट है किसी भी फार्मूले में तो उसको एक नाम से पुकारते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपल। तो अभी तक जितने भी हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे वो कौन सा फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वास्तविक जितना होना चाहिए उतना ही एटम प्रेजेंट है, ना तो कम ना तो ज्यादा। बात उठती है एम्पिरिकल फार्मूला की। ये तो पहली बार सुन रहे हैं, है कि नहीं। एम्पिरिकल फार्मूला ये क्या होता है। इन दिस फार्मूला atoms of elements are present in simplest whole number ratio. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब जरा देखो बच्चे, कहता है कि एम्पिरिकल फार्मूला एक तरह का फार्मूला है किसी भी कंपाउंड का जिसमें कि एलिमेंट्स के जो एटम्स मौजूद हैं वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो यानी मिनिमम रेशियो में इंटीजर होगा। एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो इंटीग्रल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो इंटीजर मिनिमम होगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का अर्थ यहां से समझोगे। जैसे अभी हम लोगों ने फार्मूला लिया C6H6, ये कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF कह दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब C6H6 से अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का देखना चाहें तो 6:6 है, एटम का रेशियो 6:6, तो मिनिमम रेशियो क्या होगा 1:1। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का क्या होगा 1:1। यानी कि इस कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन का एक एटम ले लें तो रेशियो सिंपलेस्ट हो गया। 6:6 को सिंपलेस्ट रेशियो में, मिनिमम रेशियो में लिख सकते हैं, मिनिमम इंटीग्रल रेशियो में लिख सकते हैं 1:1। 6/6, 6/6 कितना हो गया मिनिमम 1:1 है कि नहीं। तो सिंपलेस्ट रेशियो में एलिमेंट्स के एटम यदि फार्मूला में प्रेजेंट है तो उस फार्मूला को हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, EF एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये बहुत सारे एग्जांपल लेंगे हम लोग। क्या सिखाया, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरह का फार्मूला जिसमें के एलिमेंट्स के एटम्स एक्चुअल नंबर जितना होना चाहिए उतना ही प्रेजेंट रहते हैं, ना तो कम ना तो ज्यादा। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला में एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। मिनिमम होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट होता है अगर एटम्स उस फार्मूले में, तो उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी कोई डाउट नहीं, अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं कहूंगा तो आप डाउट पूछेंगे।
तो देखो भाई, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटेल में समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहां पर उसी का लिखूंगा एम्पिरिकल फार्मूला। पहले तो इतना ही, उसके बाद देखेंगे और क्या कॉलम बन सकता है। सारे लोग ध्यान से देखोगे, बढ़िया से सीखना है। अभी हमने बेंजीन लिया था C6H6, एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 6 एटम था, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में देखा तो कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। यानी कितना कॉमन लिया? 6 कॉमन लिया। इसमें हम 6 कॉमन लेके बाहर कर दिया तो एम्पिरिकल फार्मूला तुम्हारे पास मिल गया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ गया। ये जो हम लोग कॉमन ले रहे हैं उसको एन कह रहे हैं, एन। जो मैक्सिमम कॉमन लेकर के हटा दे रहे हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से, उसको एन कह रहे हैं। तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 6 कॉमन ले लिया। सिमिलरली देखोगे सब, एक एग्जांपल लिया था C2H4, क्या कॉमन ले सकते हो? कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4, 2/4 लिख लेंगे फटाक से, 2/4 यानी सिंपलेस्ट जो क्या हो गया 1/2, एकदम सिंपल। तो कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, यानी कॉमन कितना ले लिया? 2। तो एन का वैल्यू हो गया 2। एन की क्या उपयोगिता है आगे बताएंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में मैक्सिमम जो अमाउंट है उसको कॉमन ले रहे हैं तो तुम एम्पिरिकल फार्मूला तुम्हारे पास मिल जा रहा है। जो कॉमन हम मैक्सिमम ले सकते हैं उसको लेकर के हटा दिया, कैंसिल आउट कर दिया, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। देखोगे C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 6 एटम, हाइड्रोजन का 12 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम, ये तो पढ़ते ही है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होगा तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम यही होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं इसको। एम्पिरिकल फार्मूला अगर लिखना है तो एम्पिरिकल फार्मूला के लिए दिख रहा है सबको, कितना कॉमन ले लेंगे? 6 कॉमन ले लेंगे। यानी सब में से 6 को कॉमन ले लिया। कार्बन का 6 था, हाइड्रोजन 12 था, ऑक्सीजन 6 था, 6 कॉमन ले लिया। तो 6 अगर कॉमन ले लिया तो कार्बन का 1 एटम बचा, ऐसे लिख लोगे 6H2 12H2 6 था। सिंपलिस्ट करना, 6 से डिवाइड कर दे, ये 1 हो गया, ये 6 दूना 12, ये 1 हो गया, यानी 1:2:1, यानी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, CH2O। कौन सा फार्मूला मिल गया? एम्पिरिकल फार्मूला। कितना आपने कॉमन लेकर के उसको कैंसिल आउट कर दिया सब में? 6, उसको एन कहते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आराम से सॉल्व होते जा रहा है। यानी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो मैक्सिमम जितना कॉमन ले सकते हो लेकर के कैंसिल आउट कर दो, हटा दो उसको, और एटम्स को मिनिमम इंटीजर में रख दो, तो वो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर, जीरो नहीं रखेगा, एक्सक्लूडिंग जीरो। अरे जीरो एटम का मतलब है कोई थोड़ी, केमिस्ट्री में होल नंबर का मतलब इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू लेना है, जीरो को एक्सक्लूड कर देना है, जीरो को, है कि नहीं? चलो और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे N2O4 लिया, देखते के साथ बहुत बच्चे के दिमाग में आया सर ये तो एकदम बड़ा आसान है, इसको तो फटाक से ऐसे ही लिख देंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2, ये तुम्हारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। कॉमन कितना ले लिया? 2। यानी बेसिकली मैक्सिमम जितना कॉमन है लेके हटा दो, सिंपलेस्ट रेशियो में उस फार्मूला को लिख दो, तुम्हारे पास उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाता है। इसी तरह से अगर H2O लिया, बोलो बच्चे H2O का, अब H2O में ऑलरेडी ऑक्सीजन 1 एटम मौजूद है, 1 से तो कम पॉसिबल ही नहीं हो सकता यार। 2:1 मिनिमम रेशियो है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी एलिमेंट अपने मिनिमम रेशियो में मौजूद है, उससे और कम पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या होगा? H2O, यानी H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम ही होगा। यानी हर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला डिफरेंट ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है,
डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर कॉमन ही तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, वन ही कॉमन सिर्फ है, वन ही कॉमन है, फैक्टर सिर्फ वन ही कॉमन है, तो उस केस में एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हो जाएगा। कितना कॉमन लिया? एक कॉमन लिया, एक ही कॉमन तो लिया। सिमिलरली H2SO4, H2SO4 में हाइड्रोजन का 2 एटम, सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन का 4, 2:1:4, यह एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, लेकिन इसका मिनिमम होल नंबर रेशियो भी यही होगा, इससे और कम पॉसिबल नहीं है। सल्फर का 1 एटम से कम कितना लेगा? 2:1:4 का मिनिमम रेशियो भी क्या होगा? 2:1:4 ही होगा। यानी इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला H2SO4 ही होगा, यानी जिसमें कॉमन एक के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो उस केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम हो जाता है। कितना कॉमन? एक कॉमन लिया, यानी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को देख करके आराम से लिख सकता है। अब जरा देखते हैं, थोड़ा गणित लगाते हैं। मोलर मास 6H6 का कैलकुलेट करते हैं। मोलर मास 6H6 का, उस मोलर मास को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे MFM, है कि नहीं? और ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते थे तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास को शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे EFM, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मतलब मोलर मास जैसे कंपाउंड का निकालते वो निकाल लेना, और एम्पिरिकल फार्मूला मास का मतलब उस एम्पिरिकल फार्मूला वाला कंपाउंड का मोलर मास जैसे निकालते वैसे निकाल लेना। थोड़ा रफ करके देखें, देखो सब ध्यान से। कोई एक मॉलिक्यूल लिया, इसको हम मिटाएंगे, C6H6 लिया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मास निकालते हैं। कितना होगा? 12 छक 72 और 6 78, 12 छक 72 6 78, मोलर मास जैसे निकालते हो। अब एम्पिरिकल फार्मूला CH है, इसका भी मोलर मास कैलकुलेट करके देखो तो 12 और 1 13, इसको बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास, यानी 12 और 1 13। जरा डिवाइड कर देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से, 78/13, 13 छक 78, यानी किसके बराबर आ रहा है? N के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है? N के बराबर आ रहा है। किसी को भी ले लो, ग्लूकोज 180 आएगा, CH2O 16, 17 18 और 12 30, 180/30 कितना? 6। यानी बेसिकली यहां से तुम्हारे पास एक फार्मूला मिल रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करते हैं तो जो कॉमन ले रहे थे वही आ जाता है, यानी N के बराबर आ जाता है। तो एक फार्मूला यहां से बन गया। क्या फार्मूला बना भाई? फार्मूला हमारे पास बना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो ये जो हम लोग कॉमन ले रहे थे N उसके बराबर आ जाता है। किसी में भी आप ट्राई करेंगे तो वही वाला वैल्यू आ जाएगा। एक फार्मूला ये बना। अब यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करके एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, लेकिन अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला आपने कैलकुलेट कर लिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढता है, ये कैलकुलेट कर लिया, ये पता करना है, ये कैलकुलेट कर लिया, ये पता करना है, और N आपको पता है, तो इस एम्पिरिकल फार्मूला में N से गुना कर दो, ये आ जाएगा। इस एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से गुना कर दो, ये आ जाएगा। इस एम्पिरिकल फार्मूला में 6 से गुना करो, ये आ जाएगा। इस एम्पिरिकल फार्मूला में 2 से गुना कर दो, ये आ जाएगा। इस H2O में 1 से गुना करो, ये आ जाएगा। यानी बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला में N से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। एक और फार्मूला आया, यानी कि लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला MF। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, देखो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं MF। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला, और EF का मतलब एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला से ज्ञात करना है
तो गुना कर देना n से। अब ऐसे नहीं लिखते इसको, मल्टीप्लाइड बाई n ऐसे नहीं लिखते, बल्कि इसको नीचे में n ऐसे लिख देते हैं। यानी बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको n टाइम्स करके नीचे में उसको लिख दो। 6 से गुना किया, ये 6 हो जाएगा, ये H6 हो जाएगा। तो फार्मूला तुम्हारे पास इस तरह से आ जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए यदि एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाता है। अब ध्यान से सुनो क्या हम लोगों ने सीखा। मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का वह फार्मूला है जिसमें कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद रहता है। एक्चुअल जो भी पढ़ते थे आज तक यही तो पढ़ते थे। बेंजीन ये होता है, ये C2H4 इथिलीन होता है, ये ग्लूकोज होता है, N2O4 वाटर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सब फार्मूला है। उसी को अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एटम को लिख दे मिनिमम इंटीजर में, मिनिमम इंटीजर ध्यान रहे, मिनिमम होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग इंपिरिकल फार्मूला कह देते हैं। क्या इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है? हो सकता है। किस केस में? जबकि कॉमन वन ही हो, फैक्टर सिर्फ वन ही हो, तो उस केस में दोनों सेम हो गया। और जो फैक्टर कॉमन लेते हो उसको हमने n कह दिया। ये सब फैक्टर जो कॉमन ले रहे हैं n कह रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 78, ये कितना 12 1 13, 78/13 6, यानी बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास n के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन में आपको ये दोनों पता, तो n पता चल गया, और n पता चल गया और एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाला हुआ है जो कि निकालना सिखाएंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है कि क्या होगा, तो एम्पिरिकल फार्मूला में उस कॉमन n से गुना कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो ये थ्योरी हुई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसी थ्योरी पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का हम लोग निकालते हैं। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो भाई। बोलो संदीप। सर एम्पिरिकल फार्मूला का यूज कहाँ है? एम्पिरिकल फार्मूला का यूज उस तरह से कहीं पर भी नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला सिर्फ ये बताता है कि एम्पिरिकल फार्मूला का मास परसेंटेज अगर किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करना चाहो तो वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास परसेंटेज के बराबर ही होता है। बस इतना ही सिग्निफिकेंस है, और कोई एम्पिरिकल फार्मूला कहीं पर काम नहीं आता, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके सर, थैंक्स। अभिषेक बोलो बेटा। यहाँ पर n क्या है? एन अरे कॉमन जो ले रहे हैं वो है, और क्या है? C6H6 में क्या कॉमन लिया बोल, बोलो। तो एन है। C6H12O6 में क्या कॉमन लिया? 6 लिया, वही एन है। N2O4 में क्या कॉमन लिया? 2 लिया, वही क्या है? एन है। हाँ, यानी जो बेसिकली कॉमन, बोलो। तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है बोल? अरे इम्पोर्टेंस है ना, यानी कि दिए हुए क्वेश्चन में एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाल लिया, कैसे निकाले आगे बताएंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला तुमको पता करना है तो एन की जरूरत पड़ेगी, हाई इंपॉर्टेंस। प्रिंस कुमार बोलो बेटा। प्रिंस बोलो। इंटीजर वाला नहीं समझ में आया। क्या इंटीजर वाला? जो बोल रहे थे सर कि इंटीजर में नहीं ले सकते, वो वाला नहीं समझ में आया। इंटीजर में ही ले सकते हैं, इंटीजर में नहीं ले सकते, नहीं, इंटीजर में ही होना चाहिए। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन का एक एक एटम हो गया, कार्बन का एक, हाइड्रोजन का 2, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्बन का 1.5 एटम, हाइड्रोजन का 3.5 एटम हो गया, है ना। ओके सर। हाँ, नेचुरल नंबर कहो, होल नंबर एक्सक्लूडिंग जीरो कहो, पॉजिटिव इंटीजर कहो, सब बात मैथमेटिकली क्या होता है, सेम होता है। इंटीजर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए।
तो चलो भाई, यहां तक हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरह से मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का डेफिनेशन बेसिकली क्या होता है। अब बात उठती है कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करें। देखो, दिए हुए डेटा से मास परसेंटेज वगैरह दे दिया तो वहां से एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि एन का वैल्यू तुमको पता है कि नहीं। यानी एम्पिरिकल फार्मूला का सिग्निफिकेंस ये सिर्फ है कि कोई एक कंपाउंड है और एलिमेंट का तुम्हारे पास कुछ मास का रेशियो या मास का परसेंटेज या मोल का रेशियो दे दिया, तो वहां से सिंपलेस्ट रेशियो तुम्हारे पास एलिमेंट के एटम्स का मिल गया, और सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया तो एम्पिरिकल फार्मूला आया। और उस एम्पिरिकल फार्मूला में अगर एन पता है, ये एन कहां से पता चलेगा? मोलर मास हमको एक्चुअल फार्मूला का पता है, एम्पिरिकल फार्मूला तुमने निकाला तो एम्पिरिकल फार्मूला मास पता है, डिवाइड करेंगे तो एन आ जाएगा, और एम्पिरिकल फार्मूला में एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कैसे करें ये तो थोड़ा सा सीख लेते हैं, थोड़ा सा सीखेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल हम लोग अगला क्लास में काफी विस्तार से करेंगे। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करें जरा ये थोड़ा सा सीखते हैं। हाउ? टू कैलकुलेट, या हाउ टू राइट लिखो, हाउ टू राइट एम्पिरिकल फार्मूला, यही सीखना है। एम्पिरिकल फार्मूला यदि आ गया तो बाकी सब आ जाता है। कंपाउंड का एनालिसिस किया जाता है उसके मास परसेंटेज के लिए, और मास परसेंटेज को सिंपल मोल रेशियो में कन्वर्ट करके सबसे पहले हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला ही मिलेगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें? तो कोई भी एक कंपाउंड है तो उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट होगा, तो जो भी एलिमेंट्स हैं पहले कॉलम बनाते इस तरह से, उन एलिमेंट्स को लिख देते हैं। मान लो कि 3 एलिमेंट्स है कंपाउंड का, मान लिया एक्स वाई और जेड, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जो भी एलिमेंट्स है उसका नाम लिख दिया। और उन एलिमेंट्स का क्वेश्चन में अगर मास परसेंटेज दिया तो मास का परसेंटेज लिखोगे, या मास दिया तो मास लिखोगे, यानी मास और मास परसेंटेज या मास का रेशियो है कि नहीं। क्या करें? या तो मास या मास का परसेंटेज और मास का रेशियो, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। मास परसेंटेज या एक्चुअल मास दे दिया या मास का रेशियो दे दिया, जो भी एलिमेंट्स है उनका दूसरे कॉलम में लिखेंगे। फिर तीसरे कॉलम में एक्चुअली आइटम का रेशियो हमको चाहिए ना, आइटम का रेशियो होता है किसी भी फार्मूला में, और आइटम का रेशियो और मोल का रेशियो दोनों क्या होता है? बराबर। आइटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, तो जो मोल का रेशियो होगा वही आइटम का रेशियो भी होगा। यानी बेसिकली यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मोल रेशियो। ये मास से मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल निकालने आता है, मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, मास को डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, और अगर एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास का वैल्यू उसके मोलर मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होगा। यानी यहां अगर मास दिया तो मोलर मास डिवाइड किया तो मोलर रेशियो तुम्हारे पास मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मोलर रेशियो फ्रैक्शन में आए, डेसिमल में आए, सिंपल इंटीजर ना हो, या इंटीजर भी हो तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं हो, तो क्या करोगे? इसको कन्वर्ट कर लेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब क्या सर? मान लो कि ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? इसमें 2, 4, 6 में कॉमन क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3, यानी 1:2:3 है कि नहीं। यानी पहला वाला x हो जाएगा, दूसरा y2 हो जाएगा, और z का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी बेसिकली आपने मोल रेशियो जो कैलकुलेट किया उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अब ये वाला बच्चा समझ नहीं पाता कि सर ये अंग्रेजी में सिंपलेस्ट होल नंबर बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहे हैं, फ्रैक्शन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो सिंपल मैथ्स है। देखो, कोई भी तुम्हारे पास रेशियो आएगा वो इंटीजर ही होगा, कोई जरूरी नहीं, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर इंटीजर है तो उसको मिनिमम इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, या फ्रैक्शन है जैसे मान लो कि x
वाई और जेड आया, ये 1.5 आ गया। मोल रेशियो की बात कर रहे हैं, 1.5 आया, और ये आ गया 2, और ये आ गया 3, ऐसा कुछ आया। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालें? ये तो 1.5 है, तो दिमाग लगाएंगे। 1.5, अब 1.5 आइटम तो हो नहीं सकता, तो क्या करोगी? सब में 2 से गुना। देखो ये 1.5 है, 1.5 में 2 से अगर गुना कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। यानी बेसिकली इसको किससे गुना कर देगा? 2 से, तो इससे भी 2 से, और इसको भी 2 से। ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना? 4, और ये कितना? 6। यानी सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 3:4:6। यानी कोई भी नंबर तुम्हारे पास मोल रेशियो का आया, चाहे इंटीजर आया, फ्रैक्शन, डेसिमल में आया, उसको दिमाग से सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है। सिंपलेस्ट का मतलब मिनिमम, इससे मिनिमम होल नंबर रेशियो, इससे मिनिमम इंटीजर आइटम का पॉसिबल नहीं है। 3:4:6, इससे कम और रेशियो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। यानी x का 3 एटम, y का 4 एटम, z का 6 एटम, जो कि हम लोग करना सीखेंगे, डिटेल में करना सीखेंगे। अभी तो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला, यदि एलिमेंट्स का कंपाउंड में मास परसेंटेज या मास का रेशियो दे दे तो किस तरह से टेबल बना करके लिखेंगे। अब इसी टेबल के हेल्प से हम लोग अगले क्लास में, जो कि परसों होगा 8:15 पर, उसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो भी डाउट होगा आप वहां पर हमसे पूछेंगे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से डॉट क्रिएट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आज यहीं तक रहने देते हैं, और अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, किस तरह से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चों का हो सकता है कि मिस कर गया हो, या कुछ बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम से नहीं देख पाया, तो साइमल्टेनियसली मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। यूट्यूब पर नहीं जा रहे, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। रिकॉर्ड करके मैं अपने आलोक क्लासेस के ऐप पर इसको अपलोड कर दूंगा। तो जिसका मिस किया या नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आप वहां से भी जो भी पढ़ाया देख सकते। और न्यू स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं, जो भी नए बच्चे आए, प्रशांत एंड अदर्स जितने भी, आज लगता है 5-6 बच्चा आया है, तो शुरुआत से लेक्चर देख लोगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट का। और कोई अगर डाउट होगा बीच में भी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, और मैं आपको आंसर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।